इस वक्त हमदान कुरैशी की आंखों में सुर्ख डोरे उतर आए थे। 22 साला वजी नौजवान जिसके चेहरे के तीखे नकोश इस गुस्से की शिद्दत से तने हुए थे, वो किसी जख्मी शेर की मानद डॉक्टर जोया के कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। इसने झटके से दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर इसके कदम लर्ज गए। जोया हाथ में महंगी घड़ी सजाए डॉक्टर शहरियार के सामने बैठी इसका कॉलर ठीक कर रही थी और दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। ये वही शहरयार था जिसकी दौलत के किस्से आजकल अस्पताल में आम थे। तो यहाँ पे तमाशा हो रहा है। हमदान की गरजदार आवाज कैबिन की दीवारों से टकराई तो जोया ने बौखलाकर सामने देखा। इसके चेहरे से हंसी पल भर में गायब हुई। हमदान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तरीके किसी के कमरे में आने का? तरीका तो मुझे तुम अब समझाओगी जोया। मैं बाहर धूप में तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ इसके साथ रंगरलियां मना रही हो। हमदान ने मेज पर जोर से हाथ मारा, जहां पड़ा पानी का ग्लास थरथरा कर शहरियार की शर्ट भिगो गया। डॉक्टर शहरियार अपनी कुर्सी से उठा और हमदान को हकारत से देखने लगा। एक्सक्यूज मी, आप जो कोई भी हैं तमीज से बात करें। यह अस्पताल है और डॉक्टर जोया मेरी कोलीग है। कोलीग? हमदान ने केका लगाया। जोया से बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। इसे बताओ कि जिस हाथ को इसने थाम रखा है इस पर मेरा हक है। जोया का चेहरा गुस्से से टिमटिमा उठा। इसने शहरयार की तरफ देखा जो इसे सवालिया नजरों से देख रहा था। हमदान, अपनी हद में रहो। तुम यहाँ एक मरीज बनकर आए हो तो मरीज बनकर ही रहो। तुम्हारी ये पॉजिटिवनेस मेरा दम घोटती है। दम घोटती है या अभी डॉक्टर तुम्हें ज्यादा खुली हवा दे रहा है? हमदान ने इसके करीब होकर दांत पीसते हुए कहा, यार तुमने मेरे साथ क्या वादे किए थे? वादे हालात देखकर किए जाते हैं हमदान, जोया ने सर्द लहजे में कहा और शहरयार की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। जानते हो शहरयार, इस शहर के सबसे बड़े अस्पताल के मालिक का बेटा है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी मोहब्बत की इसके पैसे के सामने कोई हैसियत नहीं? हमदान की आवाज में दुख और गुस्सा बराबर का था। मोहब्बत से पेट नहीं भरता। जोया ने फोन उठाया और इंटरकॉम पर गार्ड्स को कॉल की। कैबिन नंबर 4 में आए। एक मरीज बदतमीजी कर रहा है, इसे भी अस्पताल से बाहर निकालें। तुम मुझे निकलवाओगी? हमदान को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। जोया ने शहरयार का हाथ थाम लिया जैसे हमदान को चिढ़ाना चाहती हो। शहरयार जैसे पढ़े लिखे और डिसेंट मर्द ही मेरे जोड़ के हैं, तुम जैसे जुनूनी और सड़क छाप लड़के नहीं। शहरयार ने मुस्कुराकर हमदान की आंखों में देखा। सुना तुमने, अब शराफत से निकल जाओ वरना धक्के देकर निकाले जाओगे। इसी लम्हे 2 मुसल्लह गार्ड्स अंदर दाखिल हुए और हमदान को बाजों से पकड़ लिया। हमदान ने एक झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर गार्ड्स ने इसे काबू कर लिया। जोया, एक बार फिर सोच लो, ये जिल्लत मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूलना भी मत। हमदान, जोया ने हकारत से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम एक 2 टके के लड़के से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी औकात इन गार्ड से भी कम है जो तुम्हें बाहर फेंकने जा रहे हैं। औकात? हमदान ने खूनख्वार नजरों से इसे देखा। आज तुमने मेरी औकात बताई है ना जोया? याद रखना, एक दिन ये पूरा शहर मेरी औकात के किस्से सुनाएगा। इसे बाहर ले जाओ। जोया ने बेजारी से हाथ हिलाया। गार्ड इसे घसीटते हुए राहदारी से बाहर ले जाने लगे जहां मरीजों और अमले का हुजूम जमा हो चुका था। हर आंख में हमदान के लिए तंज था जब इसे अस्पताल के मेन गेट से बाहर सड़क पर धक्का दिया गया। वो तपती दोपहर में अकेला खड़ा था मगर इसके सीने में लगी आग ने इसे झुलसा कर रख दिया। इसने मुड़कर अस्पताल की बुलंदो बाला इमारत को देखा और अपनी मुठ्ठियां भींच ली। इस दिन एक आम सा जुनूनी आशिक तो मर गया था मगर एक बेरहम जिद्दी और जुनूनी बिजनेस टाइकॉन ने जन्म ले लिया था। इसने आसमान की तरफ देखकर अहद किया था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हमदान कुरैशी ने अपने मैले कपड़े झाड़े और एक आखिरी बार इस बुलंदो बाला इमारत को देखकर पीछे मुड़ गया जहां इसकी मोहब्बत का जनाजा उठा था। वो जानता था कि अब इसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। इसे दिन को रात और रात को दिन बनाते हुए अपनी जिंदगी को काम के नाम कर दिया। जब नींद आंखों में उतरती तो जोया के वो अल्फाज उसके कानों में हथौड़ों की तरह बजने लगते कि तुम 2 टके के लड़के हो, और वो फिर से काम में जुट जाता। एक दिन इसकी मुलाकात एक रिटायर्ड बिजनेसमैन से हुई जो इसकी मेहनत देखकर दंग रह गया था।
بیٹا تم اتنا کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس بوڑھے شخص نے اس کی ہمت کو سراہتے ہوئے پوچھا تو ہمدان نے ایک سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے اس شہر کو خریدنا ہے سر، مجھے اتنا بڑا بننا ہے کہ لوگ میرا راستہ نہ روک سکیں۔ وہ شخص اس کے جنون سے متاثر ہوا اور اسے اپنی چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی میں پارٹنر بنا لیا۔ ہمدان نے وہاں اپنی ہوشیاری اور دماغ لڑا کر چند ہی سالوں میں اس کمپنی کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں بڑے بڑے سیٹ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو ترستے تھے۔ اب وہ 22 سال کا وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ 30 سال کا وہ ہینڈسم اور باروک بزنس مین تھا جس کے ایک اشارے پر سٹاک مارکیٹ گر جاتی تھی۔ اس کے پاس اب اپنی حویلی تھی، مہنگی گاڑیاں تھیں اور نوکروں کی فوج تھی، مگر اس کے دل کا وہ حصہ جہاں کبھی محبت رہتی تھی اب وہاں سے بنجر پن تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں جاؤ جلال کے ساتھ براجمان تھا جب اس کا سیکرٹری فائل لے کر آیا۔ سر، وہ میڈم شیزہ باہر آئی ہیں، وہ آپ سے ڈیل کے سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں۔ ہمدان نے فائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا، اس سے کہو کہ میں خیرات نہیں دیتا، یہاں بزنس ہوتا ہے، جذبات نہیں بکتے۔ سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بہت بڑی فین ہے، سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا تو ہمدان نے زوردار کہکا لگایا، فین نہیں، میری دولت کی بھوکی ہے، اور وہ عورت ہر طرح کی جو سونے کی چمک دیکھ کر اپنی وفاداری بدل لیتی ہے نا، اس سے باہر نکالو اور آئندہ کسی عورت کو میرے کیبن تک رسائی نہ ملے۔ اس کا یہ ماننا پتھر کی لکیر بن چکا تھا کہ عورت صرف اس وقت تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کی جیب بھری ہوئی ہے۔ وہ اکثر اکیلا بیٹھ کر سگریٹ کے کش لیتا اور دھوئیں میں زویا کا چہرہ تلاش کرتا جو اب مٹ چکا تھا، مگر اس کی دی ہوئی نفرت اب بھی تازہ تھی۔ وقت کے ساتھ اس کی زندگی میں کئی ماڈلز اور بزنس وومن آئیں جو اس کے قریب کی متلاشی تھی، مگر ہمدان ان کی آنکھوں میں چھپی لالچ کو پہچان لیتا تھا۔ ایک بار ایک مشہور ایکٹریس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، ہمدان تم اتنے تنہا کیوں رہتے ہو؟ تم ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو ہمدان نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے چیک بک اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، بتاؤ کتنی قیمت ہے تمہاری وفا کی؟ وہ لڑکی شرمندہ ہو کر چلی گئی، مگر ہمدان کا دل مزید سخت ہو گیا۔ وہ اپنی دادی کے پاس جاتا تو وہ اکثر کہتی کہ ہمدان پتر اب شادی کر لے، اگر گھر میں سکون نہ ہو تو یہ دولت اور شہرت دھول ہے۔ ہمدان دادی کے پاؤں دباتے ہوئے کہتا، دادی جان، سکون عورت کے آنے سے نہیں بلکہ اس کے دور رہنے سے ملتا ہے۔ میں نے ایک بار سکون کی قیمت چکائی تھی، اب میں دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا۔ دادی سے سمجھاتی رہتی مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ اب اپنے نام کے ساتھ قریشی نہیں بلکہ ایک برانڈ بن چکا تھا جس کی کامیابی کی داستانیں اخبارات کی زینت بنتی تھی، مگر اس کے اندر کا وہ غصہ جو ہسپتال کی دوپہر کو پیدا ہوا تھا وہ آج بھی اسے آرام سے سونے نہیں دیتا تھا، اور وہ جب تھک جاتا تو حویلی کی چھت پر جا کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا واقعی کوئی ایسی عورت بھی ہے جو اسے اس کے پیسوں کے بغیر محبت کر سکے۔ پھر وہ خود ہی طنزیہ مسکراتا اور کہتا کہ نہیں ہمدان، تم خواب دیکھ رہے ہو، دنیا میں صرف سودے ہوتے ہیں اور محبت سے سب سے بڑا سودا ہے۔ اس نے اپنی جرنی میں لاکھوں کمائے، کروڑوں لٹائے، مگر کسی کو اپنے دل کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اب ایک ایسی مشین بن چکا تھا جس کا کام صرف جیتنا تھا، چاہے وہ بزنس ہو یا زندگی کا کوئی بھی میدان۔ وہ زویا کو نیچا دکھانے کے لیے ہر حد پار کر چکا تھا جو اسے 2 ٹکے کا کہا تھا۔ اب اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس وقت اس کے پاس نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ تشنا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس کی روح سے چاہے، مگر اس کا ماضی اسے کسی پر اعتبار کرنے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ وہ اب شادی کے نام سے بدک چاہتا تھا اور دادی کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا تھا، اور ایک ایسا شکاری تھا جو اب خود کسی کے جال میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ دادی جان اپنے بستر پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ ان کی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے ہمدان قریشی کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم پیاری دادی جان، آج طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہمدان نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومے تو دادی نے مصنوعی خفگی سے منہ پھیر لیا۔ اب تو میری طبیعت تبھی ٹھیک ہوگی جب اس گھر میں کسی کے ہاتھوں کی چوڑیاں بجیں گی، ورنہ میں نے تو اسی بیڈ پر پڑے پڑے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ دادی نے جذباتی وار کیا تو ہمدان نے ہنستے ہوئے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ دادی جان، ابھی تو آپ نے میری کامیابیوں کے جشن دیکھنے ہیں اور آپ کو چوڑیوں کی پڑی ہے۔ اس گھر میں ملازمین کی فوج کیا کم شور مچاتی ہے جو آپ کو ایک اور مصیبت چاہیے؟ توبہ کر ہمدان پتر، بیوی مصیبت نہیں گھر کی رونق ہوتی ہے۔
देखो सामने वाले घर की बुशरा को, इसके पोते की शादी हो गई, वो उम्र में तुमसे भी छोटा है। दादी ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा तो हमदान ने फौरन जवाब दिया, दादी बुशरा आंटी के पोते के पास करने को कुछ नहीं, इसलिए इसने शादी कर ली। मेरे पास बिजनेस एम्पायर है जिसका कोई वारिस नहीं। दादी ने मौका पाकर कहा तो बस फिर वारिस पैदा करने के लिए शादी कर ले। कौन सा पहाड़ तोड़ना है, मैंने तेरे लिए अपनी सहेली की पोती सारा को बुलाया। वो दूसरे कमरे में तैयार बैठी है, जाकर इससे बात तो कर। हमदान का चेहरा स्पाट हो गया। दादी आपने फिर वही हरकत की है। मैंने कहा था ना, मुझे इन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं जो सिर्फ मेरे पैसों की वजह से इस हवेली में आना चाहती हैं। अरे वो ऐसी नहीं है, बहुत नेक लड़की है। दादी ने इसे जबरदस्ती उठाया और धक्का देकर दूसरे कमरे की तरफ भेज दिया। हमदान बोझल कदमों से इस कमरे में दाखिल हुआ जहां सारा पहले से मौजूद थी, और हमदान को देखते इसने अपनी पलकें झपकाई और मुस्कुराते हुए इसके करीब आने लगी। अस्सलाम वालेकुम डियर हमदान, आपसे मिलने का बहुत शौक था, सारा ने मक्खन लगाते हुए कहा तो हमदान ने इसे ऊपर से नीचे तक हकारत से देखा। मेरा नाम हमदान कुरैशी है और ये डियर वाला रिश्ता घर से बाहर रख कर आया करो। दूसरी बात यह कि तुम यहाँ दादी के कहने पर आई हो, ये सोच कर इस हवेली की मालकिन बन जाओगी। सारा हक्का बक्का रहेगी। हमदान मैं तो बस आपकी तबीयत पूछने आई थी। तुम मेरी तबीयत नहीं, मेरा बैंक बैलेंस पूछने आई हो। तुम्हारे जूतों से लेकर तुम्हारे इस महंगे मेकअप तक सब चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हें मुझ में नहीं बल्कि मेरी दौलत में दिलचस्पी है। अभी इसी वक्त इस कमरे से निकलो और दोबारा दादी के पास जाकर मुझसे शादी की ख्वाहिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम दादी की कोई रिश्तेदार हो। हमदान का लहजा इतना जहरीला था कि सारा रोती हुई कमरे से बाहर भाग निकली। हमदान वापस दादी के कमरे में आया तो दादी ने गुस्से से इसे देखा। ये क्या तरीका है हमदान, तूने इसे क्यों भगा दिया? वो बेचारी तो नेक लड़की थी। दादी जान, वो नेक नहीं थी बल्कि वो मेरे पैसों की पुजारन थी। आप क्यों नहीं समझती कि इस दुनिया में कोई औरत सच्ची नहीं होती? दादी ने बेजारी से इसे देखा और तंजिया लहजे में बोली, अच्छा तो तुझे सब औरतें बुरी लगती हैं। मुझे तो अब शक होने लगा कि कहीं तेरे मर्दाना हार्मोन्स ही तो खत्म नहीं हो गए। लगता है तू मर्द ही नहीं है, तेरा किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक तंदुरुस्त मर्द औरत की खूबसूरती का कायल होता है और तू इसे देखकर कांटे काटने को दौड़ता है। हमदान ये सुनकर चंद लम्हे खामोश और फिर अचानक इसका जोरदार कहका पूरे कमरे में गूंज उठा। दादी आप भी क्या कमाल की बातें करती हैं। मैं मर्द हूँ और मुकम्मल मर्द हूँ, बस मैं इन शिकारी औरतों का शिकार नहीं बनना चाहता जो जाल बिछाए बैठी हैं। आप मेरा चेकअप नहीं बल्कि इन लड़कियों के दिमाग का इलाज करवाएं जो समझती हैं कि वो हमदान कुरैशी को अपने शहर में ले लेंगी। दादी ने तकिया उठाकर ऐसे मारा, चल हट यहाँ से, बड़ा आया अरस्तू का पुत्र। एक दिन कोई लड़की तेरे इस तकब्बुर को खाक में मिला देगी और तू इसके पीछे पीछे घूमेगा। हमदान ने दादी का हाथ थामकर हंसते हुए कहा, दादी वो दिन कयामत का होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई औरत पैदा नहीं हुई जो हमदान कुरैशी को झुका सके। दादी और हमदान की हंसी की गूंज अभी हवेली में बाकी थी जब इससे शाम अचानक पूरी फिजा सोगवार हो गई। दादी के कमरे से मुलाजमों की चीखें उभरी तो हमदान हामता हुआ अंदर दाखिल हुआ जहां दादी बिस्तर पर तड़प रही थी और इनका हाथ दिल पर था। दादी जान क्या हुआ आपको? डॉक्टर को फोन करूं? जल्दी करो। हमदान ने दीवानावार चलाते हुए दादी का हाथ थामा तो इन्होंने उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ इसका हाथ झटक दिया। हमदान पुत्र, अब डॉक्टर की नहीं किसी मौलवी की जरूरत है। मेरा वक्त आ गया है, बस एक आखिरी हसरत दिल में लेकर जा रही हूँ। दादी खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ लुटा दूंगा आपकी जिंदगी के लिए। हमदान की आवाज भर आई थी। तब दादी ने मौका पाकर इसका हाथ माहिर के हाथ पर रख दिया जो कोने में खड़ी रो रही थी। अगर मुझे जिंदा देखना चाहता है तो अभी इसी वक्त इस मासूम का हाथ थाम ले, मैं अपनी जिंदगी इसका नाम लिख चुकी हूँ। अब तो फैसला करके तुझे दादी की लाश चाहिए या मेरी जिंदगी। हमदान ने बेबसी से उस लड़की को देखा जिसका चेहरा आंसुओं से तर था, मगर दादी की बिगड़ती हालत देखकर उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मौलवी साहब को बुलाओ, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। हमदान ने शिकस्ता लहजे में कहा और चंद ही घंटों में हवेली के एक बंद कमरे में सादगी से इसका निकाह माहिर से कर दिया गया। निकाह के फौरन बाद दादी की हालत मौजजाती तौर पर बेहतर होने लगी और इन्होंने बड़े शौक से माहिर को दुल्हन के रूप में सजाने के लिए ब्यूटिशियंस को बुलवाया था।
मगर हमदान के दिल पर उदासी की गहरी चादर तनी थी। वो इस भीड़ भाड़ से दूर हवेली की छत पर जा बैठा था, जहाँ रात का अंधेरा इससे अपनी आगोश में लिए हुए था। इससे सिगरेट निकाली और इसका एक गहरा कश लेकर धुआं फिजा में उछाल दिया। अम्मी, काश आप जिंदा होती तो मैं आपको बताता कि आज आपका बेटा कितना अकेला है। मैंने दौलत तो कमाई, मगर सच्ची मोहब्बत का मतलाशी रहा, और आज एक ऐसी लड़की से बंध गया हूँ जिसे मैं जानता तक नहीं। हमदान ने आसमान की तरफ देखकर अपनी मरहूम माँ को याद किया तो इसकी आंखों का गोशा नम हो गया। वो काफी देर वहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि सिगरेट के कई टुकड़े इसके पैरों के पास जमा हो गए। इसे याद आया कि दादी ने इसे एक सोने की अंगूठी दी थी और कहा था कि ये तुम्हारी माँ की निशानी है, इसे अपनी दुल्हन को पहना देना। हमदान ने बोझल कदमों से छत की सीढ़ियां उतरी और अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां माहिर इसका इंतजार कर रही थी। इसने दरवाजा खोला तो कमरा गुलाब की पत्तियों की खुशबू से महक रहा था। माहिर बेड के बीचों बीच सुर्ख उरूसी जोड़े में सिमटी बैठी थी। इसका सर झुका हुआ था और वो मुसलसल अपनी उंगलियां चटका रही थी। हमदान इसके करीब जाकर खड़ा हो गया और चंद लम्हे इसे देखता रहा। फिर इसने लड़ते हाथों से इसका घूंघट उल्टा। जैसे माहिर का चेहरा सामने आया, हमदान के हाथ वहीं थम गए। वो इतनी खूबसूरत और मासूम थी कि हमदान को लगा जैसे इसने आज तक कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ख्वाब देखा हो। इसकी बड़ी बड़ी मखमूर आंखें, जिनमें डर और शर्म की एक अजीब सी लहर थी। हमदान के दिल की धड़कनें तेज कर गईं। तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या मुझसे डर लग रहा है? हमदान ने अपने लहजे को जितना मुमकिन हो सका नरम रखते हुए पूछा तो माहिर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें मजीद झुक गईं। हमदान ने जेब से वो सोने की अंगूठी निकाली और इसका मुलायम हाथ अपने हाथ में लिया। माहिर का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और वो थर थर कांप रही थी। ये मेरी माँ की निशानी है, इन्होंने कहा था कि ये मैं अपनी शरीके हाथ को पहनाऊंगा। हमदान ने अंगूठी इसकी उंगली में उतार दी तो एक लम्हे के लिए इन दोनों की नजरें मिली। माहिर की नजरों में एक ऐसी बेबसी थी जिसे हमदान समझ नहीं सका, मगर इसकी खूबसूरती का सहर ऐसा था कि हमदान जो औरतों से नफरत का दावा करता था, आज अपनी नजरें हटाने में नाकाम हो रहा था। वो इसे देखता जा रहा था जैसे इसके चेहरे के हर नक्श को अपने दिल में उतारना चाहता हो। तुम्हारी मासूमियत बताती है कि तुम इस दुनिया के गिर्द से पाक हो। काश मैंने तुम्हें इस तरह के हालात में ना पाया होता। हमदान ने बेसाख्ता कहा तो माहिर ने पहली बार लब कुशाई की। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, मगर मुझे डर है कि कहीं मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकूं। माहिर की आवाज में शहद जैसे मिठास थी, जिसने हमदान के अंदर के गुस्से को पिघला कर रख दिया। डरना छोड़ दो, अब तुम इस हवेली की इज्जत हो और मेरी बीवी भी। मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। हमदान ने इसका माथा चूमा तो माहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमदान की सहर अंगेज नजरें अब इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। इसे लगा जैसे बरसों की प्यास आज बुझने वाली है, मगर वो नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है। वो रात जो हमदान के लिए नफरत से शुरू हुई थी, अब मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखने जा रही थी, मगर तकदीर के खेल अभी बाकी थे। हमदान ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने करीब किया तो इसे लगा कि शायद जिंदगी इसे एक और मौका दे रही हो, वो किसी पर एतबार कर सके। माहिर का हुस्न इसे मसहूर कर चुका था और वो इसके शहर से निकलना ही नहीं चाहता था। इसने अपने होंठ माहिर के गाल पर रखे तो इसके लम्ब से माहिर का पूरा वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज उठा। माहिर, तुम इतना क्यों कांप रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हमदान ने इसकी ठोड़ी पकड़कर अपना चेहरा इसके करीब किया तो माहिर की आंखों में वहशत उतर आई। नहीं, प्लीज मेरी कुर्बत में मत आए, मुझे डर लग रहा है। माहिर ने हाँफते हुए अपना हाथ हमदान के सीने पर रखकर इसे पीछे धकेलना चाहा, मगर इसकी अपनी जान जवाब दे रही थी। डर कैसा माहिर, मैं तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां दूंगा। देखो मेरी तरफ। हमदान ने इसे बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहा, मगर माहिर के हलक से एक घुटी घुटी चीख निकली और इसकी आंखें उलट गईं। वो एक झटके से हमदान के बाजुओं में ढेर हो गई। माहिर, ये क्या मजाक है? माहिर, आंखें खोलो। हमदान ने इसे झंझोड़ा, मगर इसका जिस्म बेजान हो चुका था। इसने फौरन इसे बेड पर लिटाया और इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर वो होश में ना आई। हमदान ने गौर किया तो इसका भारी उरूसी लहंगा और गर्दन में मौजूद वजनी जेवरात इसे मजीद अजियत दे रहे थे। इसे तजब्जुब के आलम में इसे देखा और फिर बड़े मोहतात तरीके से इसके जेवरात उतारना शुरू किया। इसने इसके माथे का टीका और गले का हार उतारा तो इसे माहिर की गर्दन की
मरमरे हुस्न का शिद्दत से एहसास हुआ। उफ खुदाया, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। हमदान ने इसकी मासूमियत को अपनी नजरों से सराहते हुए इसे एक एक करके इसके भारी कपड़े उतारे और इसे आरामदेह लिबास पहनाया ताकि वो सुकून से सांस ले सके। इसे महसूस हो रहा था कि ये आम शर्मो हया नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में मौजूद वो खौफ किसी गहरे जख्म की निशानी था। इसकी तबीयत मजीद बिगड़ती देखकर हमदान ने दादी को आवाज दी और इसे गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर आया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इसे इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल कर दिया। हमदान बाहर राहदारी में टहल रही थी और इसके जहन में बार बार माहिर का वो सहमा हुआ चेहरा घूम रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मिस्टर हमदान, क्या आप इनके शौहर हैं? जी डॉक्टर, वो मेरी वाइफ है। क्या हुआ इससे? वो इस तरह बेहोश क्यों हुई? हमदान ने बेचैनी से पूछा तो डॉक्टर ने गहरा सांस लिया। देखिए मिस्टर हमदान, आपकी वाइफ 2 माह की हामला है। ये सुनना था कि हमदान को लगा जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या बकवास करें आप? हमारी शादी तो चंद घंटे पहले हुई है। आपका दिमाग तो ठीक है। हमदान ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ लिया तो सिक्योरिटी गार्ड फौरन आगे बढ़े। मिस्टर हमदान, तमीज से बात करें। रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलती। आपकी बीवी पहले से प्रेग्नेंट है और इनकी हालत इसलिए खराब हुई है। डॉक्टर ने फाइल इसके सीने पर मारी और वहां से चली गई। हमदान वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। इसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर घूम गया जब इसने माहिर को मासूम समझकर इसका माथा चूमा था। बदकिरदार औरत, इतनी बड़ी बेहयाई और चेहरे पर मासूमियत का लिबासा। हमदान ने नफरत से फाइल को जमीन पर पटक दिया। ऐसे लगा जैसे जोया ने एक बार फिर इसके मुंह पर तमाचा मारो। हौरत साथ से इसका रहा सा एतबार भी खत्म हो गया था। वो कमरे में आया जहाँ माहिर को होश आ चुका था और वो खामोशी से छत को तक रही थी। हमदान ने दरवाजा धक्का देकर खोला और इसके करीब जाकर इसका जबड़ा सख्ती से दबोच लिया। तो ये तुम्हारी हकीकत, ये है वो डर जिसका तुम ड्रामा कर रही थी। बोलो, इसका खून पल रहा है तुम्हारे पेट में? हमदान की आवाज में छुपी नफरत ने माहिर को साकित कर दिया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर हमदान ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं समझा था कि तुम कोई परी हो, लेकिन तुम तो बाजार की गंदगी निकली जिसने अपनी बदकारी छुपाने के लिए मेरे घर की दहलीज का सहारा लिया। याद रखना माहिर कुरैशी, अब तुम्हारा हर दिन जहन्नुम होगा। मैं तुम्हें वसीयत दूंगा कि तुम मौत की दुआएं मांगोगी मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी। हमदान ने इसे झटके से बेड पर गिराया और हकारत से थूक कर वहां से निकल गया। इसे अपनी दौलत और अपनी शराफत का जनाजा उठता हुआ महसूस हो रहा था। दादी जो बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, इसके चेहरे पर नदामत थी मगर हमदान अब किसी के सुनने के मूड में नहीं था। इसका दिल अब एक बार फिर पत्थर बन चुका था और इस पत्थर पर अब किसी मासूमियत का जादू नहीं चलने वाला था। वो अस्पताल की राहदारियों में तीखी नजरें डालता हुआ बाहर निकल गया। अस्पताल की पार्किंग में खड़े होकर इसने अपनी गाड़ी का दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि आसपास की गाड़ियां भी थरथरा उठी और वो अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि दादी ने हाँफते हुए इसका रास्ता रोक लिया। हमदान पुत्र, मेरी बात तो सुन ले, तो ऐसे गुस्से में कहाँ जा रहा है? दादी, अब सुनने को बचा है क्या है? आपने एक बदकिरदार लड़की को मेरे माथे का झूमर बना दिया। आपने मेरी शराफत और मेरे नाम पर कीचड़ उछाल दिया। हमदान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चीख कर कहा तो दादी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बदकिरदार नहीं है हमदान, वो तो मजलूम है। इसके साथ ज्यादती हुई थी, इसका रेप हुआ था। हमदान के हाथ वहीं जम गए और इसने हैरत से दादी की तरफ देखा। क्या कहा आपने? दादी ने अपने कांपते हाथ इसके सामने जोड़ लिए। हाँ पुत्र, 6 माह पहले जब अपने चचा के घर थी तो किसी दरिंदे ने इसकी मासूमियत को नोच लिया था। वो तो मरना चाहती थी मगर मैं इसे यहाँ ले आई। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम इसे संभाल लोगे। इसकी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास तुम्हारे नाम के सिवा कोई जाए पना नहीं थी। दादी, आपने मेरे भरोसे का खून किया। आपने इसे मजलूम कहकर मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। आपको मुझ पर भरोसा था तो क्या आपको मुझसे पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई? मैं कोई बंजर जमीन हूं जहां आपने किसी और का बोया हुआ बीज लाकर डाल दिया? हमदान का लहजा अब गुस्से से ज्यादा दुख से भरा हुआ था। दादी, आपने मेरे साथ धोखा किया। आज के बाद मेरा आपसे भी एतबार खत्म हो गया। मैं इस हवेली में अब कदम नहीं रखूंगा जहां मेरी इज्जत का जनाजा उठाया गया हो। हमदान ने गाड़ी रिवर्स की और दादी की पुकार को नजरअंदाज करते हुए सड़क पर गाड़ी दौड़ा दी। कई हफ्ते गुजर गए। हमदान ने शहर के कालीशान होटल के पेंट हाउस को अपना ठिकाना बना लिया।
वो दिन भर बिजनेस मीटिंग्स में खुद को मसरूफ रखता, मगर जैसे रात की खामोशी छाती माहिर का वो मासूम चेहरा और इसकी आंखों में छुपी वहशत ऐसे सोने नहीं देती थी। वो जितना इसे नफरत करना चाहता, इसकी मासूमियत इसे इतना ही अपनी तरफ खींचती थी। इसे बार बार दादी के अल्फाज याद आती कि इसके साथ ज्यादती हुई थी, मगर इसके मर्दाना अना ने इसे तस्लीम करने नहीं देती थी कि वो एक ऐसी औरत का शौहर है जिसके वजूद को किसी ने और ने पामाल किया हो। दूसरी तरफ हवेली का हाल अब कब्रिस्तान जैसा था। दादी अब माहिर से बात करना तो दूर, इसके साय से भी कतराने लगी थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि माहिर की वजह से इनका पोता इनसे दूर हो गया। एक दिन माहिर ने दादी के लिए चाय का कप मेज पर रखा तो दादी ने इसे देखे बगैर सर्द लहजे में कहा, इसे ले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे हाथ की किसी चीज की जरूरत नहीं है। नानू जान, मेरी खता क्या है? मैंने तो पहले कहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, माहिर ने हिचकियों के साथ कहा तो दादी ने तरफ कर इसकी तरफ देखा। तेरी खता ये है कि तू जिंदा क्यों है? तेरे पेट पे पलने वाला ये गुनाह मेरे पोते की खुशियों का कातिल बन गया। जा यहाँ से और अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। माहिर अपने कमरे में आकर फर्श पर ढेर हो गया और अपनी किस्मत पर रो रही थी। इसे लग रहा था कि इसका अपना वजूद इसके लिए बोझ बन गया। वो ना इधर की रही थी ना उधर की। हमदान की जुदाई और अपनी नानी की बेरुखी ने इसे अंदर से खोखला कर दिया था। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान को तकती रहती और सोचती कि क्या कभी इसे भी इस दुनिया में जीने का हक मिलने तक है, या हमेशा दुनिया ही जलील और ख्वार होती रहेगी। हमदान होटल के कमरे में बैठा ड्रिंक में बर्फ के टुकड़े डाल रहा था, मगर इसका ज़हन अब भी हवेली के इस कमरे में अटका हुआ था जहां इसने माहिर के कपड़े बदले थे। इसे इसकी जिल्द की वो महक अभी महसूस हो रही थी। उफ, ये औरत मेरे असाब पर क्यों सवार है? वो बदकिरदार है या मजलूम? मुझे इससे क्या लेना देना? हमदान ने ग्लास एक घूंट में खाली कर दिया, मगर इसे सुकून नहीं मिला। इसकी बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। वो जितना दूर भागना चाहता था, हालात इसे इतना वापस मुड़ने पर मजबूर कर रहे थे। वो इस वक्त होटल के कमरे में था जब इसने फोन की घंटी बजी और इसे खबर मिली कि दादी की तबीयत सचमुच बिगड़ गई है और शायद वो आखिरी सांसों पर है। ये सुनकर इसका दिल किसी हथौड़े की तरह बजने लगा। वो सब कुछ छोड़कर हवेली की तरफ भागा। जब वो हामता हुआ दादी के कमरे में पहुंचा तो इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगे देखकर इसकी रूह कांप गई। दादी, मैं आ गया हूँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमदान ने इनका हाथ थाम कर रोते हुए कहा तो दादी ने धीरे से आंखें खोली और इसे देखकर इनके चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। इन्होंने मास्क हटाया और नहीफ आवाज में बोली, अगर तू आगे हमदान, मैं नहीं मरूंगी पुत्र, बस तेरे दुख ने मुझे निढाल कर दिया था। दादी के ठीक होते हवेली की रौनक कुछ बहाल हुई थी, मगर हमदान का दिल अभी बोझल था। सुबह वो नाश्ते की मेज पर बैठा था जब माहिर खामोशी से वहां आई। इसने सादा सा जोड़ा पहन रखा था, सर पर दुपट्टा सलीके से जमा था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मगर इसकी फितरी मासूमियत ऐसी थी कि हमदान इसे देखकर बुरी तरह उलझ गया और अपने दिल में सोचने लगा कि कोई इतना मासूम और इतना गुनहगार एक ही वक्त में कैसे हो सकता है। माहिर ने लड़से हाथों से चाय का कप इसके सामने रखा तो हमदान ने इसकी कलाई सख्ती से दबोच ली। मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हमदान ने दादी की तरफ देखे बगैर कहा और माहिर को घसीटता हुआ ऊपर अपने कमरे में ले गया। इसने दरवाजा बंद करके इसे दीवार से लगा दी और सवालात की बौछार कर दी। अब बोलो माहिर कुरैशी, कौन था वो जिसके साथ तुमने इस मासूमियत का सौदा किया था? अगर इतनी बेकसूर थी तो तुमने इससे रोका क्यों नहीं? हमदान की आवाज की गरज से कमरा लर्ज उठा। माहिर सहम कर रह गए और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत कोशिश की थी पर मैं कुछ नहीं कर सकी, माहिर ने हिचकियों के साथ कहा तो हमदान का गुस्सा मजीद भड़क उठा। कोशिश की थी मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने इसे अपने जिस्म को हाथ लगाने दिया? क्या तुम इतनी कमजोर थी या तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी? बोलो, मुझे सच जानना है। हमदान ने इसके कंधे झंझोड़े तो फूट फूट कर रो दी। इसके पास पिस्तौल थी। मैं चीखी थी मगर किसी ने नहीं सुना। मैंने अपने नाखूनों से इसे जख्मी करना चाहा था पर इसने मेरा गला दबा दिया था। माहिर की हालत गैर होने लगी, मगर हमदान का दिल अभी पसीज नहीं रहा था। तुमने इससे बात क्यों की थी? क्या तुम नहीं जानती थी कि गैर मर्द से बात करने का अंजाम क्या होता है? तुम जैसी लड़कियां पहले खुद रास्ते दिखाती हैं और फिर जब लुट जाती है ना तो मजलूम बन जाती। हमदान का हर लफ्ज किसी नश्तर की तरह माहिर के दिल में उतर रहा था। मैंने कोई रास्ता नहीं दिखाया था, वो तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था। मैं तो सिर्फ पार्सल लेती थी, मुझे क्या पता था कि वो दरिंदा बन जाएगा। माहिर ने जमीन पर बैठकर अपना सर घुटनों में दे दिया। हमदान इसे हकारत से देख रहा था मगर इसके अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी।
اسے اس کے آنسو جھوٹے لگ رہے تھے اور اس کا چہرہ دنیا کا سب سے سچا انسان۔ وہ چاہتا تھا کہ اس پر یقین کر لے، مگر اس کا ماضی اور اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ تم اس کے ساتھ کتنی بار ملی تھی؟ کیا یہ سب ایک ہی دن میں ہوا تھا یا تم کافی عرصے سے اسے موقع دے رہی تھی؟ ہمدان نے اس کے قریب جھک کر پوچھا تو ماہر نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں کبھی نہیں ملی۔ میں نے کبھی اسے گھر کے اندر نہیں بلایا تھا، اس دن وہ زبردستی گھسا تھا۔ بس کر دو ماہر، تمہارے جھوٹ اب مجھے اور غصہ دلا رہے ہیں۔ اگر تم سچی ہو تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہمدان نے اسے چیلنج کیا تو ماہر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے ان آنسوں کے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہمدان کی تیکھی نظریں ابھی ماہر کے آنسوں سے بھیگے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنی معصومیت کی ڈھال تلے کوئی بہت بڑا جھوٹ چھپا رہی ہے۔ ماہر اٹھی اور اسے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا دی کھول کر اسے ایک خستہ حال فون نکال کر ہمدان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیجیے، اس میں وہ سب کچھ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، شاید ان لفظوں کو دیکھ کر آپ کو مجھ پر یقین آ جائے۔ ماہر کی آواز میں موجود ٹوٹ پھوٹ نے ہمدان کو ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جھٹکے سے فون چھینا اور اسے کھول کر میسیجز کے فولڈر میں چلا گیا۔ وہاں ایک ہی نمبر سے کئی پیغامات تھے۔ ہمدان کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کر رہی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو اپنی آنکھوں سے تول رہا تھا۔ باجی، آپ کا پارسل تیار ہے۔ میں کس وقت آؤں؟ آپ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو ایک ڈیلیوری بوائے نے بڑی چالاکی سے پوچھے تھے، اور ماہر کے جوابات بالکل سیدھے اور مختصر سے۔ بھائی، آپ 2 بجے آ جائیے گا، اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، میں گیٹ پر ہی آ جاؤں گی۔ ہمدان نے فون ایک طرف پٹکا اور دھارتے ہوئے ماہر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تمہاری پاک دامنی کا ثبوت؟ تم نے اسے خود بتایا کہ تم اکیلی ہو، تم نے اسے خود موقع دیا کہ تمہاری دہلیز پار کرے۔ کیا تم اتنی جاہل تھی کہ تمہیں ایک اجنبی مرد کے ارادوں کی بو تک نہ آئی؟ ماہر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ہمدان، آپ کو صرف گناہ نظر آ رہا ہے، میری مجبوری نہیں۔ میں نے اسے بھائی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بھائی کے لبادے میں ایک بھیڑیا ہے۔ میں نے اسے اپنی ضرورت کا سامان منگوایا تھا۔ کیا کسی اجنبی سے کام کی بات کرنا بھی جرم ہے؟ ہاں، جرم ہے۔ ہمدان نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ عورت کا وجود ایک ایسی متاع ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوتی ہے۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ سب سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا تم اسے دعوت دے رہی تھی کہ آؤ اور مجھے لوٹ لو؟ ہمدان کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے اسے دعوت نہیں دی تھی۔ ماہر کی ہچکیاں بن گئی، مگر ہمدان کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے اسے دیوار سے لگا دی اور دانت پیستے ہوئے بولا، پھر کیا ہوا؟ اس دن بولو، مجھے ایک ایک پل کی روداس سننی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اسے روکنے کے لیے کیا کیا تھا، یا پھر تم نے خاموشی سے سب کچھ ہونے دیا۔ ماہر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ کالی دوپہر اس کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس دن چچی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور چچا آفس تھے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جیسے کنڈی کھولی، اس نے زوردار دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ اس نے میرا گلا دبایا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ میں نے اسے بہت بددعائیں دی، میں نے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے، میں نے کہا کہ میرے پاس جو زیور ہے وہ لے جاؤ، پر مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس پر شیطان سوار تھا۔ اس نے پستول کی نوک میری کن پٹی پہ رکھی اور کہا کہ اگر ایک لفظ بھی بولا تو بھیجا اڑا دوں گا۔ ماہر کی آواز سسکیوں میں بدل گئی، مگر ہمدان کا لہجہ اب بھی سنگلاخ تھا۔ تم چیخی کیوں نہیں؟ تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ کیا تمہارے ہاتھ منہ شل ہو گئے تھے، یا تم نے سمجھوتا کر لیا تھا؟ ہمدان، جس لڑکی کا دم گھٹ رہا ہو وہ کیا خاک چیخے گی؟ اس نے میرے منہ پر کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ میں نے اسے اپنے ناخنوں سے زخمی کرنا چاہا، اس کے چہرے پر نشان ڈالے، پر وہ ایک طاقتور مرد تھا اور میں ایک نہیتی لڑکی۔ اس نے میری روح کو کچل دیا۔ ہمدان نے اس نے مجھے سال میں چھوڑا کہ میں خود سے نفرت کرنے لگی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسے راستہ دکھایا تھا؟ کیا کوئی لڑکی اپنی مرضی سے اپنا سب کچھ لوٹاتی ہے؟ ہمدان نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تمہاری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ تم نے نانو کو کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پولیس کو کال کیوں نہیں کی؟ تم خاموش کیوں رہی؟ کیونکہ مجھے اپنی عزت عزیز تھی، ماہر نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر میں بتاتی تو کیا یہ معاشرہ مجھے قبول کرتا؟ کیا آپ جیسے لوگ مجھ پر اعتبار کرتے؟ دیکھیں، آج بھی تو آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں نا۔ اگر میں اس دن بتا دیتی تو شاید نانو جان صدمے سے مر جاتی اور میں کسی چوراہے پر تماشا بن جاتی۔ ہمدان نے ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالی اور بولا، تو اب تم میرے نام کے پیچھے چھپ کر خود کو پاک ثابت کرنا چاہتی ہو۔ تم نے دادی کو اس سے استعمال کیا تاکہ تم اپنے اس داغ کو چھپا سکو جو اس درندے نے تمہارے وجود پر لگایا۔
मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। नानो जान खुद मुझे यहाँ लाई। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आपको सब सच बता देंगी। मुझे क्या पता था कि वो भी मुझसे झूठ बोलेंगी। माहिर ने अपना सर घुटनों में दे दिया। हमदान इसके करीब झुका और इसके बालों को सख्ती से मुट्ठी में भरकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। याद रखना माहिर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी ये मासूमियत मेरे लिए अब सबसे बड़ा जहर है। तुमने मुझे वो दुख दिया जो जोया भी नहीं दे सकी थी। इसने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा था, पर तुमने मेरा मान तोड़ दिया। मैं इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें सवेरी में सुकून से रहने दूंगा। हमदान ने इसे छोड़ा तो वो एक तरफ गिर गई और बेआवाज रोने लगी और हमदान सोफे पर ढह गया। इसका सांस अभी तक अपनी तरतीब में नहीं आया था। वो माहिर के सिसकियों को नजरअंदाज करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर इसके रोने की आवाज किसी नुकीली धार की तरह इसके असाब को छील रही थी। तुमने मेरा पूरा वजूद किरची किरची कर दिया है। माहिर, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि मैंने अपनी जिंदगी को किस तरह नज्म ज़ब्त में रखा था? मैंने अपनी जात को ऐसे ढाल में छुपा रखा था जहां कोई तमाशा न बन सके। आज इस हमदान कुरैशी को एक ऐसी लड़की को अपनाना पड़ा है जिसके वजूद पर किसी और के निशान हो। मैं इसे कैसे कबूल कर लूं? माहिर ने अपनी भीगी पलकें उठाई और साकित नजरों से इसे देखा, जिसमें एक गहरा दुख था। आपको सिर्फ अपने माथे का कलंक नजर आ रहा है हमदान। क्या आपने कभी इस रूह को देखा है जो इसके जिस्म के अंदर रोज मरती है? क्या निशान सिर्फ आपके पास है? माहिर की आवाज में छुपी लर्जिश ने हमदान के दिल के किसी अनजाने गोशे में हलचल मचा दी, मगर इस अपने चेहरे को पहले की तरह सख्त कर रखा था। निशान मिट जाते हैं माहिर, मगर यादें नहीं मिटती। मैं जब भी तुम्हें देखूंगा मुझे तुम्हारी मासूमियत में भी वो गुनाह नजर आएगा जो तुमने अपनी खामोशी से छुपाया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं एक बोझ बनकर तुम्हें उम्र भर अपने साथ घसीटता रहूं? हमदान ने खिड़की की तरफ रुख कर लिया ताकि इसके गिरते हुए आंसुओं को ना देख सके। आपको घसीटने की जरूरत नहीं है हमदान, आप मुझे आजाद कर दें। मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से भी और आपकी जिंदगी से भी, ताकि आपकी शराफत पर कोई हर्फ ना आए। माहिर की इस बात पर हमदान मुड़ा और तड़प कर इसके करीब आया। तुम कहाँ जाओगी? इस बोझ के साथ जी पाओगी? माहिर ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ खामोशी से इसकी तरफ देखा, जिसने हमदान को मजीद अजियत में डाल दिया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर इसके अल्फाज इसके हलक में फंस गए। इसने एक झटके से लाइट बंद कर दी और बेड की दूसरी तरफ जा लेटा। कमरे में सिर्फ घड़ी के टिक टिक और माहिर के दबे दबे रोने की आवाजें गूंज रही थी। रात ढलती जा रही थी और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। हमदान की आंख लगी थी कि अचानक एक दिलदोज चीख ने इसे बिस्तर से उछाल दिया। नहीं, इसे रोको, वो आ गया और मुझे मार डालेगा। प्लीज इसे बाहर निकालो। माहिर बेड पर बैठी बुरी तरह हाँप रही थी। इसकी आंखें बंद थी और वो अपने हाथों को हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। हमदान ने फौरन लाइट जलाई और इसके कंधे पकड़कर इसे झंझोड़ा। माहिर, होश में आओ, देखो यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। मगर माहिर की हालत संभल नहीं रही थी। इसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और वो मुसलसल चीख रही थी। वो दरवाजा तोड़ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हमदान, देखो इसे पकड़ो, इसके हाथ में पिस्तौल है। माहिर की आवाज में मौजूद दहशत ने हमदान के रोंगटे खड़े कर दिए। इसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी किस कदर पामाल हो चुकी थी। इसने माहिर को जबरदस्ती अपने हसार में लिया और इसका सर अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं है माहिर, खामोश हो जाओ। देखो मैं यहाँ हूँ, कोई अंदर नहीं आ सकता। मैंने दरवाजा बंद कर रखा है। माहिर ने इसकी कमीज को अपनी मुट्ठियों में इस तरह भींच लिया जैसे वो इसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। इसे रोको हमदान, वो बहुत जालिम है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। माहिर की हिचकियां हमदान के सीने में तीर की तरह पेवस्त हो रही थी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो जिसे गुनाह समझकर नफरत कर रहा था वो दरअसल एक ऐसा जख्म था जो इस मासूम रूह को अंदर से खा चुका था। इसे लगा कि इसकी अपनी नफरत भी इस दरिंदे की तरह माहिर को अजियत दे रही थी। इसने माहिर के बालों में अपनी उंगलियां फेरी और इसे तसल्ली देने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा माहिर, मैं यही हूं, तुम महफूज हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। माहिर की चीखें अब आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में बदल रही थी, मगर इसका जिस्म अब भी कांप रहा था। इसने आंखें खोली तो सामने हमदान का फिक्रमंद चेहरा था। क्या वो चला गया? माहिर ने डूबती आवाज में पूछा तो हमदान ने सिर्फ सर हिला दिया। हाँ, वो चला गया, वो कभी नहीं आएगा। हमदान ने इसे वापस बेड पर लेटाया और खुद इसके सिरहाने बैठ गया। इससे पहली बार माहिर से नफरत नहीं बल्कि इस पर तरस आ रहा था। वो लड़की जो एक बारीक से लम्स पर कांप उठी थी, इसने इस काली रात को कैसे सहा होगा? ये सोचकर हमदान का अपना जी मतलाने लगा। इसने माहिर का हाथ थामा तो इसे महसूस हुआ कि वो अभी बर्फ की तरह ठंडा है। वो इसे अपना नहीं सकता था, मगर अब वो इसे छोड़ भी नहीं सकता था।
नफरत और हमदर्दी के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच गई थी जिसे पार करना इसके लिए नामुमकिन हो रहा था। तुम सो जाओ माहिर, अभी बहुत रात बाकी है। हमदान ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया ताकि वो सुकून से सोच सके। माहिर ने गहरा सांस लिया और थोड़ी देर बाद इसकी सांसें हमवार होने लगी, मगर हमदान की नींद उड़ चुकी थी। वो इसे देखता रहा और सोचता रहा कि जिंदगी के इस मोड़ पर वो क्या करे। एक तरफ इसका वो असूल था जो वो कभी किसी ऐसी औरत को नहीं अपनाएगा जो किसी और से नापाक हो चुकी हो, और दूसरी तरफ ये मासूमियत थी जो हर पल इसे झुठला रही थी। इसे लगा वो खुद भी एक ऐसे ख्वाब में कैद है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो रात भी माहिर के सराहने बैठा इसकी निगरानी करता रहा, जैसे वो वाकई इसका मुहाफिज। उसके दिल में उठने वाला तूफान अब थम चुका था, मगर एक नई बेचैनी ने जगह ले ली थी। वो जानना चाहता था कि इस लड़की को इस हाल तक पहुंचाने वाला कौन है, और इसका इंतकाम अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस टूटे हुए वजूद के लिए भी था जिसकी जिम्मेदारी अब इसके कंधों पर आ पड़ी थी। ऐसे लगा कि इसकी जिंदगी का रुख बदल रहा है और अब वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसे किसी की आबरू की जंग लड़नी है, चाहे इसके अपनी जाती दाव पर क्यों ना लग जाए। वो माहिर के चेहरे पर मौजूद मासूमियत को देखकर फिर से उलझन का शिकार हो गया कि कुदरत ने इसे इस रास्ते पर क्यों डाला जहां दर्द ही दर्द है, मगर इस दर्द में एक ऐसी कशिश थी जो इसे माहिर से दूर नहीं होने दे रही थी। माहिर अब भी नींद की हालत में कभी हिचकियां ले रही थी। इसकी चीखों ने हमदान के अंदर एक ऐसी आग भड़का दी थी जिसके सामने इसकी अपनी अना राख हो रही थी। वो लड़की जिसका वजूद इसके लिए अब तक एक कलंक था, अब इसे एक ऐसी मसलूब रूह नजर आ रही थी जिसे नोचने वाला कोई और था। तुम इस तरह कब तक डरोगे माहिर? हमदान ने माहिर के जागते इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तो माहिर ने लड़ते लबों से जवाब दिया, वो मेरे अंदर तक उतर गया है। हमदान, इसकी आवाज, इसके लम्स की घिन मुझे जीने नहीं देती। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे इसकी पिस्तौल की नाली नजर आती है। बस हो गई है माहिर, हमदान ने धाड़ कर इसे चुप करवाया और बेड से उठकर कमरे में टहलने लगा। तुम इस दरिंदे से डरना छोड़ो। मेरी गैरत मुझे अब इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में सांस लेने दूं जिसने किसी घर की दहलीज की हुर्मत पामाल की है। क्या आप इसे ढूंढेंगे? माहिर ने खौफ के तासुर के साथ पूछा। तो हमदान ने कहका लगाया, ढूंढूंगा नहीं बल्कि इसे इसके इंजाम तक पहुंचाऊंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें अपने अंदर की इस कमजोर लड़की को मारना होगा जो सिर्फ रोना जानती है। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? माहिर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर मजबूती से सर हिला दिया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों में मौजूद इस वहशत को देखे जो उसने पैदा की थी। हमदान ने अपना फोन निकाला और वो नंबर डायल करने का इशारा किया। इसे मैसेज करो और कहो कि तुम नानो के घर हो और इससे मिलना चाहती हो। इसे लालच दो कि अब तुम्हारे पास इसे देने के लिए बहुत कुछ है। माहिर के हाथ कांप रहे थे, मगर हमदान की मौजूदगी ने इसे एक अजीब सी हिम्मत दे दी। इसे मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। चंद मिनटों में जवाब आया, वो रात के अंधेरे में आएगा। हमदान ने गहरा सांस लिया और वो समझ रहा है कि वो तुम्हें दोबारा ब्लैकमेल करेगा, मगर इसे नहीं मालूम कि आज उसका सामना किससे होने वाला है। रात के साए जब गहरे हुए तो हवेली के पिछले भाग में माहिर चादर में सिमटी दीवार के करीब खड़ी थी, जबकि हमदान घनी झाड़ियों के पीछे छुपा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। दूर से एक साया नमूदार हुआ। वही डिलीवरी बॉय था जिसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, और वो इधर उधर देखते हुए माहिर के करीब आया। क्यों भाग गई ना मेरी याद? तुमने तो कहा था कि तुम मर जाओगी, पर लगता है अब तुम्हें भी चस्का लग गया है। निकालो क्या लाई हो मेरे लिए। इसने जैसे माहिर का बाजू पकड़ना चाहा, माहिर पीछे हट गई और चीख कर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम एक दरिंदे हो। इस लड़के ने हंसकर कहा, हाँ मैं दरिंदा हूँ और तुम मेरी शिकार। अब ज्यादा ड्रामा मत करो और जल्दी जल्दी वो सब करो जिसकी चाहत में मुझे यहाँ बुलाया। ऐसे लम्हे हमदान साये से बाहर निकला और इसकी आवाज गरजी, तुम अब वो सब दोबारा करने के लिए जिंदा बचोगे तब ना। वो लड़का हमदान को देखकर साकित रह गया और इसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया। इसने हैरानगी से माहिर को देखा और पीछे हटते हुए भागने की कोशिश करने लगा, मगर हमदान ने एक ही झटके में पिस्तौल निकाली और फिजा में गोली चला दी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना अगली गोली तुम्हारे भेजे में होगी। वो लड़का घुटनों के बल गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। इस लड़की ने खुद मुझे बुलाया था। हमदान ने इसके जबड़े पर ठोकर मारी और उसे गिरबान से पकड़कर उठाया। झूठ मत बोलो, तुमने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर इसे ब्लैकमेल किया। तुम्हें लगा कि तुम हमदान कुरैशी की इज्जत को हाथ लगाओगे और बच जाओगे। हमदान ने पिस्तौल इसकी कनपट्टी पर रख दी। नहीं सर, प्लीज मुझे मत मारे। वो लड़का रो रहा था, मगर हमदान के दिल में रहम का एक कतरा भी नहीं था।
माहिर, देखो ये ना वो शख्स जिससे तुम डरती थी। देखो ये कितना बुज़दिल है, जो मौत के खौफ से थर थर कांप रहा है। हमदान ने माहिर को करीब बुलाया तो माहिर ने इसकी आंखों में देखा जिसमें अब सिर्फ हकारत थी। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि किसी मासूम की आबरू से खेलने का अंजाम क्या होता है। एक जोरदार धमाका और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गया और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। माहिर ने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि वो इसे खत्म होते देखती रही। ऐसे लगा कि इसके सीने पर मौजूद एक भारी बोझ हट गया और वो बरसों बाद अब सुकून से सांस ले सकती है। हमदा ने पिस्तौल वापस अपनी पुष्ट पर लगाई और माहिर का हाथ थाम लिया। चलो माहिर, अब तुम्हें कभी किसी डरावने खौफ से डरने की जरूरत नहीं है। वो दोनों खामोशी से हवेली की तरफ बढ़ गए। इस रात हमदान और माहिर के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन गया जो अब किसी कानूनी निकाह का मोहताज नहीं था। वो एक दूसरे के दुखों के साथी बन चुके थे और हमदान को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत से पाक दामनी का नाम नहीं है, बल्कि किसी की टूटी हुई रूह को जोड़ने का नाम भी है। हवेली की फिजाओं से वो बोझिलपन अब मुकम्मल तौर पर छट चुका था, जिसने बरसों से इस दरो दीवार को अपनी लपेट में ले रखा था। इस रात माहिर के अंदर की वो ससकती हुई लड़की भी कहीं दफन हो गई थी। अब वो रातों को चीख कर नहीं उठती थी और ना ही इसे अंधेरों से डर लगता था। हमदान ने जब इसे पुरसकून नींद सोते देखा तो इससे पहली बार एहसास हुआ कि फातेह से वो नहीं होता जो मैदान जीत ले, बल्कि वो होता है जो किसी हारी हुई रूह को जीने का हौसला दे दे। हमदान इसके सिराने बैठा इसके पुरसकून चेहरे को तक रहा था, जहां खौफ की जगह एक अनजानी सी तमानियत ने ले ली थी। तुमने सच कहा था माहिर कि तुम्हारी रूह अब भी इस तरह पाक है जैसे कोई उजली सुबह में कितना नादान था कि तुम्हारे जिस्म पर लगे जख्मों को तुम्हारा गुनाह समझ बैठा था। हमदान ने इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया तो माही ने धीरे से आंखें खोल दी और इसे देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। आपने मुझे वो जिंदगी दी है जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हमदान, मुझे लगता था कि मैं हमेशा एक जिंदा लाश बनकर रहूंगी, मगर आपने मुझे मेरी इज्जत वापस दे दी। माहिर की आवाज में अब एक शहद जैसी मिठास और यकीन था। इज्जत तुम्हारी अपनी थी माहिर, मैंने तो सिर्फ इस पर जमी धूल को झाड़ा और अब तुम हवेली की मलका हो और मेरे दिल की भी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ नफरत करना सीखा था, मगर तुमने मुझे सिखाया कि मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। हमदान ने इसे सहारा देकर बिठाया तो माही ने अपना सर इसके चौड़े सीने पर रख दिया। क्या वाकई इस बच्चे को कबूल कर लेंगे जिसका इस दुनिया में कोई कसूर नहीं है? माहिर ने धड़कते दिल के साथ पूछा तो हमदान ने इसकी ठोड़ी पकड़कर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। ये बच्चा अब मेरा माहिर कुरैशी का वारिस और इसके खून में तुम्हारी तरबियत शामिल होगी और इसके नाम के साथ मेरा वकार जुड़ा होगा। अब मुड़कर कभी पीछे मत देखना, क्योंकि तुम्हारा माजी अब राख हो चुका है। इस्लामी दादी जान कमरे में दाखिल हुई तो दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर इनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर न लगे मेरी खुशियों को। हमदान पुत्र, आज मैं कह सकती हूँ कि तू वाकई अरस्तू का पुत्र है। तूने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शोरमा नहीं कर पाते। दादी जान ने आगे बढ़कर दोनों के सरों पर हाथ रखा तो हमदान ने हंसकर इनके हाथ चूम लिए। दादी जान, आपका वो ड्रामा आज रंग ले ही आया। अगर आप वो बीमारी का बहाना ना करती तो शायद मैं आज भी इस होटल के कमरे में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा होता। तौबा कर हमदान, मैंने कोई बहाना नहीं किया था, वो तो मेरा दिल वाकई डूब रहा था। पर तो मेरा जी चाहता है कि मैं हवेली के आंगन में ढोल बजाऊं। दादी की बातों पर पूरा कमरा कहकों से गूंज उठा। माहिर शर्मा कर एक तरफ हो गई, मगर इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो वाकई इस घर का हिस्सा बन चुकी है। कुछ ही महीनों में हवेली का नक्शा बदल गया था। हमदान ने माहिर के लिए वो तमाम खुशियां ढेर कर दी जिनसे वो बरसों महरूम रही थी। उसे शहर के महंगे तरीन शॉपिंग मॉल्स में ले जाता और इसकी पसंद की हर चीज खरीदता, मगर माहिर को सिर्फ हमदान का साथ चाहिए था। एक शाम सूरज अपनी सुर्खी बखेर कर रुखसत हो रहा था। हमदान और माहिर हवेली के वसी टेरेस पर बैठे थे। ठंडी हवा माहिर के दुपट्टे से खेल रही थी और हमदान इसके जुल्फों को संवारने में मगन था। तुम जानती हो माहिर, जोया ने जब मुझे छोड़ा था तो मैंने सोचा था कि अब कभी किसी औरत पर एतबार नहीं करूंगा, मगर तुम्हारी खामोशी ने मेरे सारे गरूर को खाक में मिला दिया। हमदान ने गहरा सांस लिया तो माहिर ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वो माजी था हमदान, और माजी से सबक देने के लिए होता है, रुकने के लिए नहीं। आज आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते थे और मेरे पास आप हैं। मुझे अब किसी और चीज की तमन्ना नहीं है। हमदान ने इसे अपने असार में लिया और इसके कान में सरगोशी की। डॉक्टर ने कहा है कि अगले महीने खुशखबरी मिलने वाली है। माहिर की आंखें खुशी से नम हो गईं। शुक्रिया हमदान, मुझे एक बार फिर से जीना सिखाने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपकी नस्ल को आगे बढ़ा सकूं। हमदान ने इसका माथा चूमा और दूर अफक पर चमकते सितारों को देखकर इसे महसूस हो रहा था
کہ اس کی زندگی کا وہ ادھورا پن اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ حمدان قریشی جو کبھی کام سے جنونی عاشق تھا، ایک کامیاب بزنس مین اور ایک شفیق شوہر بن چکا تھا۔ حویلی کی روشنی آج پہلے سے زیادہ تابناک تھی، کیونکہ وہاں اب صرف دولت نہیں بلکہ محبت کا راج تھا۔ ماہر نے حمدان کے کندھے پر سر رکھا اور دونوں ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے خواب بننے لگے، جہاں دکھوں کی کوئی جگہ نہیں تھی اور صرف خوشیوں کا بسیرا تھا۔ یہ ان کی محبت کی وہ جیت تھی جس نے ہر نفرت اور ہر گناہ کو شکست دے دی تھی، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ڈھل کر مکمل بن چکے تھے۔